हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोग बच्चों जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी अन्य अदर बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट हो। अगर आपके सिलेबस में एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर वाला चैप्टर है तो एक चीज मान लीजिए कि जो भी बातें बताएंगे, किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे तो सब में ये सारी चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो लेसन चल रहा है भाई, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर चल रहा है। और इसमें हम जो है आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, साथ में जो है इसका डायग्राम भी देखेंगे और इनके जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। और साथ में जो डाई एथिल ईथर बनाएंगे, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी देखना आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, हम आपको तैयार करने की बात करते हैं। अब तैयार कैसे होगा अभी हम बताएंगे आपको। एक एक बातें जो है आराम से एक्सप्लेन करके बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, अच्छे से जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। देखो बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। अगर आप कुछ पढ़ोगे नहीं, याद नहीं करोगे तो लास्ट में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप डेली जो है कुछ ना कुछ जो है आप तैयारी करते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। यानी डेली कुछ ना कुछ आप कंटेंट जो है तैयार करते रहिए, ताकि लास्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, आप कॉपी पेन ले लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और हम जो है आज जो है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में चर्चा करने। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की बात करें, कैसे बनाया जाता है, तो देखो ध्यान रखना। डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम जो है एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करके जो है डाई एथिल ईथर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करके जो है हम जो है डाई एथिल ईथर बनाते हैं। अब इसमें निर्जली कारक के रूप में हम जो है सांद्र H2SO4 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सांद्र H2SO4 का प्रयोग करके जो है एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं। और एथिल अल्कोहल का जब निर्जलीकरण कराते हैं तब हमें डाई एथिल ईथर बनता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई? एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण जो है कराने पर हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और निर्जली कारक के रूप में हम जो है सांद्र H2SO4 का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, इनकी अभिक्रियाएं देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो हमारा C2H5OH है, इसको हम H2SO4 के साथ, यानी इसमें H2SO4 डाले ही रहेंगे। और जब H2SO4 डाल करके एथिल अल्कोहल को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें, कितना गर्म करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे। ध्यान रखना, जब हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करेंगे तो ये जो OH है H के साथ मिल जाएगा और H2O बना लेगा। तो हमारा बचेगा यहाँ पे C2H5 into HSO4 और प्लस H2O हमारा निकल जाएगा। तो इसका नाम है एथिल। भाई ये एथिल है हाइड्रोजन सल्फेट, यानी हमारा जो बचेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बचे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई? ये जो हमारा एथिल अल्कोहल है, ये कौन है? ये हमारा एथिल अल्कोहल है और ये सांद्र H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके एथिल अल्कोहल में सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जैसे ही गर्म करेंगे तो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। और यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4 पुनः जो है दूसरे पार्टिकल C2H5OH के साथ अभिक्रिया करेगा। और जब इससे अभिक्रिया करेगा तो ध्यान समझिएगा भाई, इसका H जो है इस H को मिल जाएगा तो पुनः H2SO4 बना लेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा C2H5O और प्लस जो है H2SO4 बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा एथिल। भाई ये दोनों जगह पे है तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये वही है भाई जो भी अभी बनाए हो, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। और ये हमारा एथिल अल्कोहल है। कौन है? एथिल अल्कोहल। तो बात समझ में आएगी नहीं? सर्वप्रथम हम जो है एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ मिला करके 100 डिग्री सेल्सियस जब गर्म करते हैं तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है
पुनः जो है एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है और डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये तो इनके सिद्धांतों में क्रिया हो गई है। अब इसके हम डायग्राम की बात कर लेते हैं और कैसे ये काम करते हैं, किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके हम प्रयोगशाला में कैसे प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये जो उपकरण है, डायग्राम है, इस तरीके का डायग्राम जो है ऑपरेटर सेट किया जाता है। इसमें जो है होता क्या है, देखो एक गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये हमारा जो गोल गोल दिख रहा है ये गोल पेंदी का फ्लास्क है। और यह गोल पेंदी का फ्लास्क एक ये वाटर बाथ होता है जिसमें पहले एक कटोरा होता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। पहले एक कटोरा गर्म होगा तब फिर जो है हमारा फ्लास्क गर्म होता है। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और कांग H2SO4 ले लिया जाता है और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में एक जो है थिसिल फनल लगी होती है, थिसिल फनल या जो है बिंदुकारी फनल इसे बोलते हैं। यहाँ से एथिल अल्कोहल जो है बूंद बूंद करके आवश्यकता अनुसार जो है गिराया जाता है। इसमें एक टोटी लगी होती है, इससे आप जितना चाहो उतना गिरा सकते हो धीरे धीरे करके। राउंड बॉटम फ्लास्क में जो है एक थर्मोमीटर लगा होता है जिससे हम जो है टेम्परेचर को पता करते रहते हैं कि कितना टेम्परेचर है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना होने पाए, उतने टेम्परेचर पे ही जो है काम करेगा। तो ये थर्मामीटर लगा होता है और यहाँ से जो वाष्प उड़ती है, हमारी डाई एथिल ईथर की वाष्प उड़ती है, आगे एक कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर में यहाँ से वाटर इन होता है और यहाँ से वाटर आउट होता है और पूरे में चारों तरफ जो है पानी भरता रहता है। टोटी से ला करके यहाँ लगा देते हैं और फिर पाइप ले जाकर के टैप में गिरा देते हैं। पानी इन कर दोगे तो चारों तरफ भरता हुआ आएगा और ये फिर निकल के जाकर के टैप में गिर जाएगा। और इस वाष्प इस बीच से गुजरेगी, ये एडाप्टर है, इसको जो टेढ़ा टेढ़ा लगा है यहाँ से यहाँ तक, ये एडाप्टर बोला जाता है। और एडाप्टर की सहायता से हम जो है, ये हमारा ग्राही होता है, इसको ग्राही बोलते हैं। और इस ग्राही में हमारा जो है ईथर होता है, ये हमारा डाई एथिल ईथर यहाँ पर जो है स्टोर कर लिया जाता है। इसमें ये सिंक लगा होता है जहां से जो है जो अन्य गैसें इसमें लगी होती हैं उन गैसों को रोकने बाहर करने का काम करती है। तो इस तरीके से ये हमारा ऑपरेटस होता है। अब इस ऑपरेटस में काम कैसे करते हैं, इसको लिखोगे कैसे, कि हम इसे प्रयोगशाला में लिखेंगे कैसे, तो ध्यान सुनिएगा भाई। जो जो बातें बता रहे हैं आप इसको ध्यान रखना, आराम से लिख ले जाओगे। सबसे पहली बात आप लिखोगे, जैसे उपकरण आप कब बना रहे हो, उपकरण पहले आप बना लिए तब आप लिखना स्टार्ट किए। देखो सबसे पहले आप सिद्धांत एवं अपक्रिया लिखोगे, सिद्धांत एवं अपक्रिया देने के बाद फिर आप विधि बताओगे। विधि में जो है सबसे पहले उपकरण बना लेना, इस तरीके से चित्र बना लेना और चित्र के बाद फिर जो है लिखना स्टार्ट करना। तब क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे कि इस प्रयोगशाला में जो है डाई एथिल ईथर का निर्माण करने के लिए उपकरणों को उपरोक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। कैसे व्यवस्थित करते हैं, जो हमारा चित्र बना रहेगा उसी को इंगित करेंगे कि उपरोक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। हो जाएगा इतनी बात। अब आप बताओगे, सर्वप्रथम जो है हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं, गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसमें हम जो है एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है मिला लेते हैं और भर करके जो है इसमें जो है एक टोटीदार फनल लगा लेते हैं और इस टोटीदार फनल की सहायता से हम आवश्यकता अनुसार एथिल अल्कोहल को बार बार मिलाते रहते हैं, डालते रहते हैं। और थर्मामीटर भी लगा होता है जिससे हमें इसका तापमान जो है पता करने में सहायता मिलती है, यानी इसका ताप अधिक ना होने पाए इसके लिए हम थर्मामीटर लगाए रहते हैं। जिससे ज्यादा ताप होगा तो बर्नर से कम कर देंगे। तो आप बताएंगे कि गोल पेंदी के फ्लास्क में जो है एक बिंदुकारी फनल तथा एक थर्मामीटर और साथ में एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं और इस मिश्रण को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे जो है हमारा जो है डाई एथिल ईथर बनता है, जिसकी वाष्प निकास नली की सहायता से हम जो है संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। ये हमारा संघनित्र है भाई, ये कौन है, कंडेंसर है, कंडेंसर ये हमारा संघनित्र है। संघनित्र में प्रवाहित करते हैं जहां पर इस वाष्प को द्रवित कर लिया जाता है और द्रवित वाष्प को एडाप्टर की सहायता से जो है हम जो है ग्राही में जो है बर्फ में रखे ग्राही में जो है एकत्रित कर लेते हैं। बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया नहीं लिख पाओगे? अरे लिख लोगे भाई कि सर्वप्रथम गोल पेंदी का फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और H2SO4 का मिश्रण ले लेते हैं
और इस मिश्रण को हम जो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ताप अधिक ना होने पाए तो इसके लिए थर्मामीटर लगाए रहते हैं। और जब एथिल अल्कोहल की मात्रा कम हो जाती है तो हम बिंदुकारी फनल की सहायता से एथिल अल्कोहल बार बार जो है मिलाते रहते हैं। देखिए जो आपका H2SO4 होता है, आप देख रहे हैं कि एक बार यूज हुआ, दोबारा फिर जो है फिर खाली हो जाता है, और जब खाली हो जाता है तो ये H2SO4 जितना डाले रहते हो दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एथिल अल्कोहल आपको बार बार डालने की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो आप बताएंगे कि जो हमारा डाई एथिल ईथर बनता है, ये जो है जल संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, जहां पर ये द्रवित कर लिया जाता है, फिर एडाप्टर की सहायता से बर्फ में रखे ग्राही में जो है एकत्रित कर लेते हैं। यह हमारा डाई एथिल ईथर ये अशुद्ध होता है, और इसमें एथिल अल्कोहल उठ के गया होगा, इसमें जल भी बन रहा है तो जल की अशुद्धि होगी। समझ में आई बात कि नहीं? हो सकता है H2SO4 भी उड़ के गया हो। तो इन सारी चीजों की अशुद्धि होती है, इनको शुद्ध करने के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। भाई इसमें जो हमारा डाई एथिल ईथर बना होगा, एक तो H2SO4 मिलाया हो तो H2SO4 गया होगा, तो H2SO4 या SO3 की अशुद्धि होगी। तो सबसे पहली अशुद्धि हम दूर करेंगे, कौन सी? H2SO4 व H2SO3 को दूर करना। अब इसको आप दूर कैसे करोगे भाई? H2SO4 व H2SO3 की जो अशुद्धि है कैसे दूर करेंगे? देखो इसमें जो अशुद्ध डाई एथिल ईथर होगा, अशुद्ध C2H5O C2H5, इसमें हम जो है NaOH मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड तन विलयन मिलाते हैं, यानी एक कीप में लेकर के NaOH और C2H5, ये जो हमारा डाई एथिल ईथर होगा अशुद्ध, और इसमें NaOH मिलाएंगे, दोनों मिला करके एक कीप में जो है इसको रखेंगे, तो इसमें दो परत बन जाएगी। एक जो ऊपर वाली परत होगी वो डाई एथिल ईथर होगा और कुछ एल्कोहल्स होंगे, बाकी नीचे की जो परत होगी वो कुछ एल्कोहल और हमारा H2SO4 जो है निचली परत में आ जाते हैं। तो ऊपर वाले परत को अलग कर लेते हैं तो हमारा अलग होगा। अब इसमें से हम अल्कोहल की अशुद्धि को दूर करने के लिए दूसरा काम करेंगे, अल्कोहल। देखो अल्कोहल की दो परतों में अलग कर लिया, एक तो ऊपर डाई एथिल ईथर हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, और नीचे जो हमारा जो हमारा H2SO4 या H2SO3 होगा वो NaOH के साथ क्रिया कर लेगा, और करने के बाद नीचे जो है गाढ़े रंग की परत बनाएगा। तो नीचे वाली जो गाढ़े परत होगी उसको अलग कर लेंगे, ऊपर वाली परत हमारी हल्की अलग हो जाएगी। तो इसमें से अल्कोहल कैसे दूर? देखो कुछ नहीं करना है, ये जो अल्कोहल होता है C2H5OH, इसमें जब आप CaCl2 मिलाते हैं, इसमें क्या मिलाओगे? कैल्शियम क्लोराइड 50% जलीय विलयन मिलाते हैं, तो जो हमारा डाई एथिल ईथर और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है, यानी अशुद्ध डाई एथिल ईथर होता है जिसमें अल्कोहल रहता है, तो वो इनसे मिल करके एक सॉलिड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? CaCl2 इंटू C2H5OH बना लेते हैं। ये जो है सॉलिड होता है, और जब सॉलिड होता है तो सॉलिड को निकाल के अलग कर लेंगे, छान लेंगे, पृथक कर लेंगे। ये क्रिस्टल हमारा होता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में इसको अलग कर लेते हैं, तो हमारा डाई एथिल ईथर जो है यहाँ पर अलग हो जाता है। अब ये जो हमारा डाई एथिल ईथर है इसमें कुछ जल की अशुद्धि हो। तीसरा काम हमारा होता है जल को दूर करना, यानी जल को कैसे दूर करते हैं? तो देखो सीधी सी बात है, हमारा डाई एथिल ईथर है, वाटर है, कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा डाई एथिल ईथर है भाई C2H5O C2H5 है, इसको CaCl2 मिला करके 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। भाई इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला करके 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड इसमें जितने ईथर में जो है हमारा जो है जल की अशुद्धि होती है, इन सभी जल की अशुद्धियों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर हमें शुद्ध डाई एथिल ईथर बचता है। भाई डाई एथिल ईथर में से हमारा कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, 2-3 दिन के लिए जब छोड़ देंगे तो जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा शुद्ध जो है डाई एथिल ईथर बचता है, जिसका प्रभाजित आसवन विधि द्वारा जो है और अधिक शुद्ध कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है समझ में आया शुद्धिकरण की नहीं? शुद्धिकरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि H2SO4 या H2SO3 की अशुद्धि दूर करते हैं। इसके लिए इसको सबसे पहले NaOH विलयन डाल करके जो है इसको जो है हम एक कीप में लेकर के रखते हैं, जिससे जो है इसमें दो परत बन जाती है, H2SO4 और जो है एथिल अल्कोहल के साथ नीचे की कुछ परत बनती है, गाढ़े रंग की होती है, ये नीचे होती है, और हल्की परत में जो है डाई एथिल ईथर होता है, ये ऊपर अलग हो जाता है अल्कोहल के साथ। तो अब इस ऊपर वाली परत को अलग कर लेते हैं, और फिर उसमें से अल्कोहल को दूर करने के लिए CaCl2 मिलाते हैं। तो जितना अल्कोहल होता है वो जो है एक क्रिस्टल बना लेता है, क्रिस्टल को छान के अलग कर लेते हैं, तो हमारा डाई एथिल ईथर और जल बचता है। तो जल को दूर करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड मिला करके उसको 2-4 दिन के लिए रख देते हैं,
तो कैल्शियम क्लोराइड जल को सोख यानी खींच लेता है, तो हमारा डाई एथिल ईथर बचता है, जिसका प्रभाजी आसवन विधि द्वारा और अधिक शुद्ध कर लिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो थे हमारा प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है। अब हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में आएगा तो प्रयोगशाला विधि आएगा बनाने को, और साथ में इनके प्रमुख रासायनिक गुणों का भी उल्लेख करने को कहा जाएगा। इसको भी देख देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें डाई एथिल ईथर के प्रमुख रासायनिक गुणों की, तो सबसे पहले जो हम रासायनिक गुण ले रहे हैं वो है PCl5 के साथ अपक्रिया। यानी जो हमारा डाई एथिल ईथर है वो PCl5 के साथ अपक्रिया करता है। देखो कैसे करता है। ये हमारा डाई एथिल ईथर है C2H5O C2H5। अगर इसको हम PCl5 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो देखो PCl5 है, तो आप जानते हैं PCl5 जो है इसमें से 2 क्लोरीन एटम निकलेगा और 2 क्लोरीन एटम C2H5Cl बना लेगा। मतलब एक तो C2H5Cl हो जाएगा भाई, 2 क्लोरीन हो गया और 2 C2H5 हो गया, और इस ऑक्सीजन को इसी में ले लेगा तो ये बन जाएगा POCl3 हो जाएगा। तो इसको लिखोगे कैसे, तो ये आपका जो बना ये है आपका डाई एथिल ईथर। पहले नाम जान लो, डाई एथिल ईथर है, और ये PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। कौन है ये? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। और ये जो बना है एथिल क्लोराइड, और ये है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक, तो आप कह सकते हैं, क्या कहोगे कि जब हम डाई एथिल ईथर को PCl5 के साथ गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमें एथिल क्लोराइड बनता है और साथ में फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। तो पहली अपक्रिया लिख ले जाओगे। चलो दूसरी अपक्रिया देख लेते हैं। देखो बच्चों, दूसरी जो अपक्रिया है हमारा HI के साथ अपक्रिया या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपक्रिया। इस अपक्रिया को भी देख लेते हैं। देखो ये हमारा है C2H5O C2H5। इसको जब आप HI के साथ अपक्रिया कराओगे, गर्म करोगे, तो आप जानते हैं HI जो है भाई H प्लस होगा और I नेगेटिव होगा, इतना तो पता है। और यहाँ पे C2H5O नेगेटिव बनेगा तो C2H5 पॉजिटिव बनेगा। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव वाला मामला है इस नेगेटिव वाले के साथ मिला देते हैं और इस पॉजिटिव वाले को इसके साथ मिला देते हैं, तो हमारा बन जाएगा C2H5I बन जाएगा और दूसरा C2H5OH बन जाएगा। एक तो एथिल आयोडाइड बन जाएगा, एथिल आयोडाइड बन जाएगा, और दूसरा जो है एथिल अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल। तो कहने का मतलब जब हम कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप, जब हम डाई एथिल ईथर की अपक्रिया HI के साथ कराते हैं यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो एथिल आयोडाइड तथा एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं करना है। इस ऑक्सीजन से काट देना, O को H पकड़ा देना, C2H5OH हो जाएगा, C2H5I बन जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलो अगली अपक्रिया देख लेते। देखो भाई, HI के साथ जो अपक्रिया है, ऐसी अपक्रिया आपको कूल्ड में देखने को मिलेगा, ठंडे में। ठंडे में जब आप अपक्रिया कराओगे तो ये आपका एक तो एथिल आयोडाइड बनेगा, दूसरा एथिल अल्कोहल बनाएगा। यही अपक्रिया अगर आप गर्म में कराते हैं, मतलब C2H5O C2H5 में अगर 2 पार्टिकल आप HI के ले लेते हैं और इसको गर्म कर देते हैं, तब क्या होता है, अगर आप गर्म फॉर्म में कराओगे तब देखिए, ये देखो इसमें 2 I है, C2H5I बन जाएगा, 2 पार्टिकल जो है C2H5I बन जाएगा, और ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जो है H2O बना लेगा। मतलब जो है ये आपका एथिल आयोडाइड बन जाएगा और ये H2O। तो आप लिखोगे कैसे कि जब हम डाई एथिल ईथर की अपक्रिया ठंडे में HI के साथ कराते हैं तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनता है, परंतु जब इसको हम गर्म और सांद्र के साथ कराते हैं तो हमें एथिल आयोडाइड और जल प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। देखो भाई, अगली जो अपक्रिया है हमारी एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला अब आपको याद होना चाहिए। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला है CH3COCl, CH3COCl। ये हमारा एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला है। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ आप अपक्रिया करा रहे हो, किसकी करा रहे हो? आप करा रहे हो C2H5O C2H5 की अपक्रिया करा रहे हो। किससे करा रहे हो? CH3COCl से करा रहे हो। किससे करा रहे हो? CH3COCl। अब निर्जल
ZnCl2 की उपस्थिति में करा रहे हो। कब करा रहे हो? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करा। समझ में आई बात कि नहीं? तो जब आप देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे भाई यहाँ पे ये जो आपका C2H5O है, C2H5O इसको नेगेटिव बनाओगे और C2H5 पॉजिटिव बनाओगे और ये CH3CO नेगेटिव होगा और आपका Cl जो होगा, यहाँ अगर देखा जाए तो Cl हमारा जो है भाई ये आपका नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अरे दोनों थोड़े नेगेटिव हो जाएंगे, ये हमारा नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो सीधी सी बात है CH3COO, ये इन दोनों को आप मिला दीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए। बस देखो दो में से एक ही क्लियर कर पाओगे। अब ये तो कहोगे नहीं Cl पॉजिटिव होगा, अब Cl अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव ऑलरेडी होता है, आपको पता है, तो ये आपका नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा। इन दोनों को मिला दो, इनको मिला दो, तो आपका बन जाएगा CH3COO, C2H5 बन जाएगा और C2H5Cl बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा CH3COO C2H5 और प्लस C2H5Cl बन जाएगा। ये आपका है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट है और ये आपका एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है और ये एसिटिल क्लोराइड है। कौन है ये? एसिटिल क्लोराइड है। तो आप लिखोगे कैसे? लिखना बड़ा आसान है कि जब आप जो है डाई एथिल ईथर की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस या निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एथिल एसीटेट अथवा ईथर बनता है और साथ में जो है एथिल क्लोराइड बनता है। समझ में आई बात? तो ये हो गया एसिटिल क्लोराइड के साथ। अब देखो ये सारी अभिक्रियाएं जो है नंबर लगा के पूछे गए हैं। एक रिएक्शन और हम देख लेते हैं, ये भी खूब पूछा गया है। देखो भाई अगला जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जो है अंधेरे में Cl2 के साथ कैसे कराया जाता है, यानी अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, इसको जान लेते हैं। देखो इसको जानने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा CH3 है और फिर ये CH2 है, ये O है और ये CH2 है और फिर CH3 है। जब इस पर आप Cl2 की क्रिया कराओगे तो Cl2 की क्रिया कराओगे तो जाहिर सी बात है या तो इधर जुड़ेगा या तो इधर जुड़ेगा। सबसे पहले इस ग्रुप वाले के बगल जो है हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा और फिर क्लोरीन के साथ HCl, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा और फिर एक क्लोरीन लग जाएगा। अब चाहे इधर लगे चाहे इधर, तो सबसे पहले क्या होगा, ये बन जाएगा CH3 CH, एक Cl यहाँ लग जाएगा O और फिर CH2 और फिर CH3, साथ में जो है HCl निकल जाएगा। ये तो क्लोरीन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एक पार्टिकल होगा तो ऐसा बनेगा। तो इसका जो नाम होगा अल्फा क्लोरो एथिल ईथर। अब इसी तरीके अल्फा क्लोरो एथिल ईथर, अगर मान लीजिए आपने ज्यादा की अपक्रिया कराया है, मतलब CH3 CH ClO CH2 CH3 आपने लिया है और पुनः आप Cl2 से क्रिया करा रहे हैं, तो अब की बार ये यहां से जुड़ेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH, एक Cl यहां लग जाएगा, O CH, एक Cl यहां लग जाएगा और साथ में CH3 और फिर जो है HCl निकलेगा। तो इसका नाम होगा अल्फा कामा अल्फा डैश डाई क्लोरो ईथर। भाई इसका नाम जो बनेगा अल्फा डैश डाई क्लोरो ईथर बनेगा। समझ में आ गया नहीं? भाई ये क्लोरीन के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे क्रिया करते हैं। एक पार्टिकल अगर क्लोरीन होगा तो एक जगह का हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा और साथ में वहां लग जाएगा। तो अब चाहे इधर लगे चाहे इधर लगे, बात तो एक ही होगा। तो एक साइड में आप लगा दीजिए HCl निकाल करके, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो एथिल ईथर। अब की बार मान लीजिए ज्यादा ले लिए हो तो दूसरा पार्टिकल ऐड कर दिए हो, तो दूसरा पार्ट किए हो तो एक बार इधर लगा है दूसरी बार इधर लग जाएगा। तो इधर वाले का एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा और से साथ में जो है यहाँ पे लग जाएगा, तो ये CH बचेगा और ऊपर एक Cl लग जाएगा। तो ये अल्फा है और ये अल्फा डैश है। भाई ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा बोला जाता है। तो दो ग्रुप, ये ग्रुप बीच में है, दोनों साइड में कार्बन, एक अल्फा होगा एक अल्फा डैश हो जाएगा। तो ये अल्फा डैश डाई क्लोरो ईथर जो है बनेगा। तो ये तो है
क्लोरीन के साथ अंधेरे में अपक्रिया। एक रिएक्शन और देख लेते हैं जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली जो अपक्रिया है, जो हमारा डाई एथिल ईथर है, इसका हम जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? जल अपघटन। तो आप जल अपघटन में कैसे लिखोगे? जैसे मान लीजिए CH3 CH2O CH2 CH3 है, इसका आप H2O के साथ अपक्रिया कराएंगे तो जल अपघटन कराओगे। सीधी सी बात है भाई, ये आपका H2O है ना, HOH है, एक O इसको और मिल जाएगा, OH बन जाएगा। तो बस ठीक तो है, आराम से आपका 2 पार्टिकल C2H5OH बन जाएगा। तो आप लिखोगे क्या? जब हम डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो हमें जो है एल्कोहल बनता है। लेकिन बनेगा कब? ये कौन सी कंडीशन लागू हो? तो पहली बात तो डाइल्यूट H2SO4 होगा, डाइल्यूट H2SO4 में और उच्च दाब व ताप पर। भाई पहली बात तो ये जो है डाइल्यूट H2SO4 लेना पड़ेगा और उच्च दाब और उच्च ताप पर जब अपक्रिया कराएंगे तब हमें जो है एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? एथिल अल्कोहल जो है बनेगा। तो ये सारी अपक्रियाएं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं नंबर लगा के। तो उम्मीद करता हूं ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको समझ में आ गया होगा और साथ में इनके जो प्रमुख रासायनिक गुण है जो हम एग्जाम में खूब पूछे गए हैं वो हमने आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ में अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।